मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूं CDP T20 लेकर। यानी कि इस सीरीज को कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य आपके हर प्रकार के टेट, यानी कि जो ऑल टेट, जो उत्तर प्रदेश का टेट है या सी टेट है या आपका मध्य प्रदेश का टेट है, रीट का टेट है, उसके अलावा आपका सुपर टेट और BEd और DLEd में यहाँ से जो बाल विकास पर आधारित या CDP पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 या 4 नंबर का हर सीरीज में आपका जो आपका एक क्लास होगी, ये सेशन होगा, तो हर क्लास में आपको फायदा होने वाला है और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं अपनी परीक्षा देने के लिए, यानी कि टेट और सुपर टेट की परीक्षा देने के लिए आप कितने तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मूल्यांकन, यानी कि इसे इंग्लिश में इन्होंने यहाँ पर असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। CTET 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विद्यार्थियों की त्रुटि निकालना, विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि शिक्षार्थियों को अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो जो आपका असेसमेंट है या आपका जो मूल्यांकन है, तो इसमें क्या होता है, हम बच्चे की जो कमियां होती हैं तो उन कमियों का हम निदान करते हैं और उन कमियों को जो है उपचार करते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं, उन्हें कमियों को सुधारने के लिए उसके जो है प्रयास करते हैं। तो कमियों का निदान और उपचार करना जो है असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। यानी कि जो आपका उपकरण होते हैं, आप कोई सीखने की प्रक्रिया में आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में हम कुछ टूल्स लगाते हैं, कुछ उपकरण लगाते हैं। हमने अपनी टूल और उपकरण जो टूल्स वाली क्लास है उसमें हमने इसका डिस्कस किया है। जैसे कि प्रश्न पत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के टूल का प्रयोग करके हम जो है बच्चे का जो है असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन या आकलन करते हैं। तो वो जो हम फॉर्मेटिव आकलन के लिए जो टूल प्रयोग करते हैं वो कौन से होते हैं। फॉर्मेटिव आकलन को हम समझेंगे यहाँ पहले। फॉर्मेटिव आकलन जो होता है आपका, यानी रचनात्मक आकलन जो होता है, वो हम सिखाने के बीच बीच में, यानी पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चे को या कोई चीज सिखा रहे हैं, तो उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सिखाने के बाद उससे प्रश्न पूछते हैं, उसका जो जवाब लेते हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कि बच्चे को कितना आया कितना नहीं आया। उसके अनुसार जो है हम बीच बीच में जो आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसको हम चेक किन किन तरीके से करते हैं। तो हम दत्त कार्य देते हैं, यानी कि कोई कार्य दे देते हैं बच्चे को सिखाने के दौरान, उस कार्य को करवाते हैं कि बच्चे से ने सीखा नहीं सीखा। मौखिक प्रश्न पूछ लेते हैं, ये भी रचनात्मक आकलन का टूल्स है। और इसके अलावा प्रश्नोत्तरी खेल खेलते हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर का खेल खेलते हैं, अंताक्षरी वगैरह, या जो प्रश्न क्लास में प्रश्न पूछना उत्तर देने का खेल खेलते हैं। लेकिन सत्र परीक्षाएं जो होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी समेटिव असेसमेंट में, यानी कि जो आपका योगात्मक आकलन होता है उसमें होती है। तो हमने यहाँ पर पूछना था रचनात्मक आकलन नहीं है, तो जो है आपके सत्र परीक्षाएं जो है रचनात्मक आकलन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह है कि और संकेत करता है। CTET 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्रिस्टीना एक अध्यापक है, वो अपने बच्चों को भ्रमण पर लेंगे, यानी टूर पर लेंगे। टूर से वापस आने के बाद बच्चों से कुछ चर्चा करती है उस टूर पर। तो ये किस प्रकार का आकलन है? सीखने का आकलन है, या सीखने के लिए आकलन है, या आकलन के लिए सीखना है, या आकलन का सीखना है? तो इसे आप यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो आंसर इसका होगा आपका, सबसे पहले देखते हैं सीखने का आकलन क्या होता है। सीखने का आकलन जो होता है, ये होता है आपका सत्र के या जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाई के अंत में, यानी जो भी हम सिखा रहे हैं उसके अंत में होता है। जो भी यूनिट है पढ़ा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसके सबसे लास्ट में होता है, यानी कि ये जो लास्ट में होती है। और ये जो होता है जब हम कोई चीज सिखा रहे हैं, उस प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में हम क्वेश्चन करते रहते हैं, यानी कि जो हमें इसका आकलन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सीखने के लिए आकलन है कि हमें क्या क्या सीखना है। बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर है, विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा हम पता करते रहते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये जो होता है सीखने के लिए आकलन, ये प्रक्रिया के दौरान होता है, और ये प्रक्रिया यानी सीखने के अंत में होता है। तो यहाँ पर भ्रमण से आने के बाद जब क्वेश्चन पूछा, यानी भ्रमण की चर्चा करते हैं, भ्रमण जब समाप्त हो गया उसके अंत में चर्चा होती है, तो यहाँ होगा सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा।
तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि सतत का मतलब है ये निरंतर चलता रहता है, यानी जब से हमने कुछ चीज सिखाने से शुरू करी और लास्ट तक जो है ये लगातार इसमें जो हम मूल्यांकन करते हैं रहते हैं, लगातार मूल्यांकन होता रहता है। और व्यापक का मतलब होता है कि उसके सभी पक्षों का हम मूल्यांकन करते हैं। सभी पक्षों में जैसे आपके आ गया शारीरिक, मानसिक और नैतिक, बौद्धिक, यानी सभी पक्षों का जो है यहाँ पर हम विकास करते रहते हैं। सामाजिक, तो यहाँ पर जो सभी पक्षों का विकास जो है हम मूल्यांकन करते हैं वो होता है व्यापक मूल्यांकन। और सतत माने लगातार, तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सतत का मतलब लगातार, व्यापक का मतलब ब्रॉड यानी बड़ा, यानी सभी पक्षों का। तो व्यापक का यहाँ पर अर्थ हमें ढूंढना है, क्या होता है? सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं कि सतत लगातार तो ये चलता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। तो व्यापक का मतलब होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो शैक्षिक, उसके मतलब सब एजुकेशन फील्ड है तो उसका भी जो है मूल्यांकन करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में बच्चे के खेल कूद, बच्चे की जो है गाने बजाने की रुचि, या बच्चे की और जो सामाजिक रुचियां हैं, या बच्चे की जो मतलब नैतिक रुचियां हैं, तो उस जो सह शिक्षा हो गया, सह शिक्षा का क्षेत्र, तो उसका भी मूल्यांकन हम जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन में करते हैं। तो यहाँ पर व्यापक शब्द का जो मतलब होगा शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक, यानी जो शिक्षा का तो हम मूल्यांकन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए कारक हैं उसके, तो उन फैक्टरों का भी हम मूल्यांकन करते हैं। तो वो होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेस, यानी दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं और अंतरण, यानी शिफ्ट वाइज परीक्षाओं करवाना, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, और वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करने से स्ट्रेस कम नहीं होता। और जो हम विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा लेते हैं, मैंने कुछ अलग अलग चरणों में परीक्षा लेने से कोई फायदा नहीं है, और हमने कई शिफ्टों में परीक्षा ली तो इससे भी जो है दबाव कम नहीं होगा। दबाव कम होता है परीक्षाओं को जो है सीमित, मतलब कि वार्षिक एवं अर्धवार्षिक 2 बार परीक्षा साल में ली जाएंगी, तो बच्चों पे जो है दबाव स्ट्रेस कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आता है आपका सवाल नंबर 7, मूल्यांकन का उद्देश्य। रीट 2011 में पूछा गया था, धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल करना। कभी मूल्यांकन का जो है उद्देश्य लेबल करना नहीं होता कि आप होशियार हैं, आप कमजोर हैं, आप मतलब बच्चों पर लेबलिंग नहीं करनी है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये काफी हद तक सही है। अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी बात है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तय कर पाई है का प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, हमें सबसे बेस्ट ढूंढना है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, यानी कि जो हम जीवन जीने वाले हैं, तो हमने जो सीखा, जो हमने शिक्षा ली, तो उस जीवन जीने के लिए हम कितने तैयार हैं, हमारी शिक्षा हमें कितना तैयार कर पाई है जिंदगी जीने के लिए, यानी जिसमें हम जीवन जीना है पूरी जिंदगी भर, तो वो हमारी शिक्षा किस लेवल तक उसे तैयार कर पाई है बालक को। तो इसका जो फीडबैक प्रदान होता है तो वो क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन के द्वारा हमें फीडबैक मिलता है कि बच्चा किस लेवल तक जो है समाज में रहने लायक या अपने जीवन यापन करने लायक बन गया है, तो वो होता है हमें मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ये कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन क्या जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन से हमें ना शिक्षक की उपलब्धि चेक करनी है, ना बच्चों की उपलब्धि यानी खाली परफॉर्मेंस चेक करना है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल मूल्यांकन नहीं करना होता, हमें बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान
मतलब बच्चे ने कितना सीख लिया है उस इसका स्तर जांचने के लिए, उसका ज्ञान का स्तर जांचने के लिए जो है हम मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर पाता है, मतलब पता लगा पाता है। किसी भी कीमत पर आधारित विद्यार्थियों को उच्च ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम होते हैं और आकलन बहुत किफायती यानी कि मितव्यय होना चाहिए। तो सस्ता या महंगे का इसमें कोई रोल नहीं है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, ये भी बात सही नहीं है। बाहर की जो एजेंसी जो एग्जाम लेती हैं वो विद्यालय से ज्यादा सक्षम भी हो सकती है, उसकी बराबर भी हो सकते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को ग्रेडिंग, खाली हमें ग्रेडिंग देना जो है हमारा जो है सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत पर हमारा विद्यालय आधारित आकलन काम नहीं करता। इसका जो मुख्य जो सिद्धांत है यह है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। यानी कि जो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं शिक्षक पूरे 1 साल तक, तो वो शिक्षक जानते हैं कि किस विद्यार्थी की कैपेबिलिटी, इसकी क्षमता कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान सिवाय, मतलब सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान सिवाय, यानी कि जो सीखने के लिए आकलन है किसके सिवाय सब पे लागू होता है? विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर, विद्यार्थी की त्रुटियों पर, विद्यार्थी की अधिगम शैली पर, विद्यार्थी की क्षमताओं पर। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है तो वो होता है आपका विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जा सकता है। यानी कि हमें बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द आया है हमारा, तो व्यापक शब्द की जो है हम किसके जो ये 4 सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर समर्थन नहीं करता व्यापक शब्द का? तो बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड बहु संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो देखिए बुद्धि जो होती है, बुद्धि भी एक व्यापक ब्रॉड क्षेत्र है, और आपका जो यहाँ भी बुद्धि संरचना है तो ये भी एक ब्रॉड है, व्यापक है, और यहाँ पर जो आपका मानसिक योग्यता का सिद्धांत है ये भी एक ब्रॉड चीज है। लेकिन सूचना प्रकरण का सिद्धांत जो है एक व्यापक शब्द की जो है यहाँ पर गणना नहीं करता, यानी व्यापक शब्द को संबोधित यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, यानी कि सूचना प्रकरण का सिद्धांत जो है व्यापक शब्द का समर्थन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, जैसे हमने पहले बताया कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसके दौरान जो लगातार हम मूल्यांकन करते हैं, और बच्चे के जो ज्ञान के साथ साथ यानी मानसिक संज्ञानात्मक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक, उसका जो नैतिक, उसका सामाजिक, यानी व्यापक क्षेत्र, यानी सारे क्षेत्र, सभी क्षेत्रों का, और लगातार जो मूल्यांकन होता है वो होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो किस चीज पर बल देता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का निरंतर परीक्षण करना, लगातार परीक्षा करना करके इस किसी व्यापक स्केल पर, बड़े पैमाने पर हम लगातार परीक्षा कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं हो सकती। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, यानी कि जो सिखा रहे हैं हम तो उसका अवलोकित कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, और जो सुधार शब्द है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का यही मतलब होता है कि हम बच्चे का अवलोकन करते हैं, लगातार बच्चे को देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और उसके आधार पर जो उसकी कमियां आ रही हैं तो उनमें हम सुधार करते हैं। तो यही होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, यानी कि ये भी गलत होगा। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता, तो ये सब चीजें गलत है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, गलत बात। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, गलत बात। विद्यालय जो है कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। परिचित वातावरण यानी कि जब हम कहीं, जो हमारा जान पहचान, जहाँ पर जो हम जहाँ पर रोज रहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल महसूस करेगा, तो वहाँ पर जो है सीखने में जो है उसे अधिक मदद मिलेगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डी में क्या है? शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों की गंभीर और लापरवाही बनाता है, ये बात भी गलत है। नहीं, विद्यालय आधारित आकलन जो है परिचित वातावरण में, जो हमारा जो रोज का बच्चे का जो घुला मिला वातावरण होता है, उसमें अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 14, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। जो परीक्षा में जो चिंता पैदा हो जाती है तो उसे कौन कौन सी तकनीक दूर करती हैं? समर्थन प्राप्त करना, ये हमारी तकनीक है। ये जो बच्चे को हम समर्थन देते हैं, नहीं हाँ तो अध्यापक का या गार्जियन का जब समर्थन होता है बच्चे को जो चिंता कम होती है। विशिष्टताओं पर बल देना, ये भी जो है एक तरीके से परीक्षा में होने वाली चिंताओं को दूर करती है। प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न के बारे में परिचित कराना, कि आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा, कि आप निबंधात्मक प्रश्न आएंगे या वेरी शॉर्ट आएंगे या विकल्प आएंगे। तो ये तीनों चीज जो है बच्चे की परीक्षा के कारण में होने वाली चिंता को दूर करते हैं। लेकिन हमने के अतिरिक्त ढूंढना है तो यहाँ पर होगा परिणाम के बारे में अधिक सोचना, कि रिजल्ट के बारे में बच्चा ज्यादा सोच रहा है, उसे ज्यादा बार बार देखा जा रहा है कि पास होऊंगा फेल होऊंगा, पास होऊंगा फेल होऊंगा, क्या कर पाऊंगा। तो इस तरीके की जो है ये चीजें जो है चिंता पैदा करती हैं, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, के अतिरिक्त सभी सिखाने के रूप में आकलन को बढ़ाते हैं, यानी कि जो इसमें एक सेंटेंस ऐसा है कि उसके अलावा सभी चीज जो है सिखाने के लिए आकलन को बढ़ाते हैं। पढ़ाए गए विषय वस्तु पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, तो ये तो मनन करना मतलब सही बात है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, ये बात सही नहीं है। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, ये बात सही है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, यानी कि बच्चों को एक ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए जो बच्चों को अच्छा वातावरण, सुरक्षित वातावरण, जहां बच्चा अपने आप को सुरक्षित समझे, तो उस वातावरण में बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा। नहीं अच्छा, ये भी सीखने में उसके लिए महत्वपूर्ण है। पृष्ठपोषण यानी फीडबैक से भी बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। और पढ़ाए गए विषय को मनन करना, यानी उसमें मनन चिंतन करना, सोच विचार करना, वो भी जो है सीखने में जो है हमारी बढ़ावा मिलता है। लेकिन जितना संभव हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण करना, बार बार लगातार परीक्षण करने से जो है बच्चे जो है इरिटेट या उसके अंदर जो है एक तरीके से मनोविकार आ सकता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर पूछा था के अलावा, तो इस बी ऑप्शन के अलावा जो है सभी सीखने में जो है बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है, यानी कि कोई बावर्ची है, कोई रसोइया खाना बना रहा है तो वो उस खाने को बीच में चखता है, खाना बनाने के दौरान बीच में चख लेता है कि खाना बना है या नहीं बना, सही बना है या उसमें कोई कमी है। तो वो क्या होगा? सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो ये होगा सीखने के लिए आकलन। क्यों होगा? क्योंकि सीखने के लिए आकलन हमने बताया था कि ये जो है प्रक्रिया के दौरान चलता है, बीच बीच में जो भी कोई चीज सिखा रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, तो उसके बीच में कि कितनी कमी है, कितना और सिखाना है, इस तरीके से जो आकलन किया जाता है तो वो सीखने के लिए आकलन होता है। इसमें रचनात्मक और जो आपका होता है निदानात्मक आकलन सम्मिलित होते हैं, यानी कि देखते हैं बीच बीच में चेक करते हैं तो वो रचनात्मक का गुण हुआ, और जब हम उसमें जो कमियां आ गई उन कमियों को दूर करते हैं वो आपका निदानात्मक आकलन हुआ। तो सीखने के लिए आकलन क्या हुआ कि बीच बीच में हम प्रोसेस के तहत जब हम चेक कर रहे हैं, जब कोई प्रोसेस चल रही है, किसी प्रक्रिया चल रही है, तो वो होगा सीखने के लिए आकलन। यदि खाना बनने के बाद सबसे लास्ट में सब चीज फिट होने के बाद जब उसमें कोई गुंजाइश ना हो तो वो सीखने का आकलन है, यानी कि जो हमने बावर्ची ने खाना बनाकर रख दिया और तो प्रोसेस पूरी हो गई तो वो उसका आकलन होगा कि सही बना या गलत बना, लेकिन वो बीच में चख रहा है तो इसके लिए होगा सीखने के लिए आकलन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। यूपी टीईटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर 17 का होगा ए, छात्रों की प्रगति यानी छात्रों ने कितनी प्रगति की है उसका आकलन करना जो है शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किस मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? मतलब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसी टूल यानी परीक्षण उपकरण का यूज करेंगे। टूल्स हमने बताया था, और किसी भी उपकरण की या टूल की जो कुछ विशेषताएं होती है, जैसे विश्वसनीयता का, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानकता, ये
इसकी एक जो है क्लास अलग अलग सेपरेट है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानकता। तो यहाँ पर जो किसी भी उपकरण के लिए जो है जो मुख्य जो सर्वाधिक वांछनीय है वो होती है वैधता। वैधता जो है किसी भी परीक्षण की ये निर्धारित करती है कि किसी परीक्षण को जिस उद्देश्य के लिए हमने बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है वह परीक्षण या नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमने किसी बालक को अंग्रेजी का टेस्ट दिया कि अंग्रेजी में बच्चे का हम टेंस चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चे से टेंस आते हैं नहीं आते हैं, तो उस परीक्षण द्वारा हम बच्चे को वो चेक कर पा रहे हैं तो वो परीक्षण वैध होगा। यानी कि तो किसी भी उपकरण के लिए तो वैधता आवश्यक होती है। जो वैध होता है परीक्षण वो विश्वसनीय होता है, यानी कोई परीक्षण अगर वैध है तो वो विश्वसनीय होगा ही होगा। विश्वसनीयता में क्या होता है, जब हम वो परीक्षण किसी भी कंडीशन में कितने भी समय बाद दोहराते हैं तो उसका रिजल्ट सेम आता है, और जो उद्देश्य हमने बनाए उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है तो वो वैध होगा। तो वैधता में जो है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानक के तीनों के गुण सम्मिलित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर विज्ञान में मूल्यांकन, यानी विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्ययों का सम्मिलित करने तथा प्रक्रिया पर अभिवृत्ति पर छोड़ देना चाहिए। यानी कि कभी भी किसी भी अभिवृत्ति पे छोड़ दिया हमने किसी भी मूल्यांकन को तो वो अच्छा मूल्यांकन नहीं होता। विद्यार्थी क्रियाकलापों का अंत में यानी सम्मेटिव योगात्मक मूल्यांकन तो वैसे भी सही नहीं होता। पूर्णतः वैज्ञानिक एवं बहुविकल्पीय परिप्रेक्षण में जो है एक तरीके से जो है एक सीमित दायरा हो जाता है, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर एकीकृत भाग होना चाहिए, यानी सभी मूल्यांकन क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना और स्वाध्याय का परीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा आपका सी सही, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। यूपी टीईटी 2013 में ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? सीटेट 2014 में पूछा गया था। ये विद्यार्थी किसी विषय पर विद्यार्थी को प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तर परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, आप उसकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास एवं अभिव्यक्ति करना। तो किसी विषय के विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना, ये एक बात सही है कि फीडबैक ले रहे हैं हम, प्रश्नोत्तर नहीं उनसे प्रश्नोत्तर पूछना, ये भी एक रचनात्मक एवेल्युएशन है उसका पार्ट है। और यहाँ भी मूल्यांकन स्वयं आकलन यानी अपना आकलन स्वयं करना। यहाँ तीनों ही सेंटेंस जो है आकलन को स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने आकलन मतलब किसी विद्यार्थी का आकलन किस किस तरीके से किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये अलग है, आप उसकी सफलता है तो उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें, केवल विश्वास को अभिव्यक्त करना है हमें यहाँ पर। तो ये किसी भी प्रकार का आकलन नहीं है। ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है वो आकलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है अलग है। नंबर 22, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है क्या ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जाए। विद्यार्थियों की उन्नति के बेहतर संख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखों हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जाए। विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विद्यालयों की तुलना में विद्यार्थियों द्वारा अपनी विशिष्टता पर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित किया जाए। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए सही, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जाए। 23, निम्नलिखित में से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। हरियाणा टीईटी में पूछा गया था नहीं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए फिट नहीं बैठता। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बात सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, ये बात सही है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये बात गलत है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए ये बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण, आकलन, परीक्षा, अधिगम। तो जब हम किसी भी बच्चे के जो है सीखने के दौरान हम कोई प्रतिपुष्टि फीडबैक लेते हैं और उन फीडबैक के द्वारा बच्चे के अंदर जो कमियां हैं उन्हें सुधारने के लिए हम उसमें प्रयास करते हैं, तो वो सब प्रक्रिया होती है आपकी आकलन की प्रक्रिया।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। रचनात्मक यानी फॉर्मेटिक एवोल्यूशन, जो मतलब सिखाने के बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर के द्वारा पता करते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो यहाँ पर जो प्रश्न है खुले प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करा ही जाता है। परियोजना बीच बीच में हम उन्हें परियोजना देते हैं, कोई कोई मतलब प्रोजेक्ट देते हैं। अवलोकन का निरीक्षण करते हैं। ये सब चीजें जो है, तीनों जो पॉइंट है, ये रचनात्मक आपके मूल्यांकन का भाग है। लेकिन ये जो है आपका विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि बच्चे को लेवल लगा दो कि ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का समर्थन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो इन क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए? आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।